बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोशीज़ाएँ इसकी सहर अंगेज़ शख्सियत पर आहें भरती और समीना से हसद करती थीं। समीना भी तो अपने नाम की एक थी, ऐसी खूबसूरत मटियार कि जिसको एक बार देखने वाला बार बार दीदार की ख्वाहिश रखता था। दोनों की जोड़ी चांद सूरज जैसी थी। खुद गर्जी और मतलब परस्ती इंसान की ज़िंदगी को तहोबाला करके रख देती है। एक बेहतरीन कहानी। मैं हूँ आसिफ़ा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। आज बरसों बाद इसका इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा था। आज मौसम, वक्त और हवाएं इसका साथ देने को तैयार थीं। सारा संसार इसके साथ खड़ा था। कुदरत को भी इसके हक़ में फ़ैसला मंजूर था, इसीलिए सब कुछ इसकी मर्ज़ी के मुताबिक होने वाला था। वो खुले दिल से मुस्कुराई। तमानियत का मसरूर सा एहसास इसे अपने रगो पै में उतरता महसूस हुआ तो वो गुनगुनाने लगी। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नज़र के सामने घटा सी छा गई। शॉपिंग मॉल में मामूल का रश था। सभी लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ थे। इन्हीं सब लोगों में मौजूद वो भी अपनी अकलौती और चहेती बेटी के लिए कपड़े खरीद रहे थे, जो शाम को इसने अपनी सालगिरह की तकरीब में पहनने थे। हेलो, हाँ वासिक बोलो। वो काउंटर पर कीमत की अदायगी के लिए आए तो अचानक रिंग टोन बजी। उन्होंने रिप्लाई का बटन दबाकर मोबाइल कान से लगा लिया। सर इफ्तिखार साहब लाहौर आ चुके हैं। उन्होंने कल के बजाय आज मीटिंग रख ली है और 1 घंटे में वो ऑफिस पहुंच रहे हैं। प्लीज़ आप भी जल्दी से आ जाइए। दूसरी तरफ इनका पर्सनल सेक्रेटरी इन्हें मालूमात फराहम कर रहा था। तुम जानते हो आज मैं कितना मसरूफ़ हूँ, मेरा आना बहुत मुश्किल है, उन्होंने एहतजाज किया। सर मैंने इनसे कहा था मगर वो नहीं माने। इनका कहना है कि मीटिंग आज ही होगी और अगर आज आप नहीं आए तो वो आपसे दोबारा नहीं मिलेंगे। इनकी पेशानी पर सलवटें उभरी। यकीनन आखिरी बात इन्हें नागवार गुजरी थी। वो कुछ कहने ही वाले थे कि इनकी बेटी आ गई। पापा चलें? इसने चहकते हुए पूछा। ओके मैं आ रहा हूँ। उन्होंने फ़ोन जेब में डाला, हाथ में पहनी ब्रांडेड घड़ी पर वक्त देखा। 2:15 बज गए थे। 20 मिनट में उन्होंने घर पहुँचना था। ऑफिस के लिए तैयार होने में 15 मिनट लगते और फिर 7 मिनट ऑफिस जाने में। बहरहाल वो 1 घंटे से कबल ऑफिस पहुँच सकते थे। कीमत अदा करने के बाद वो शॉपिंग बैग्स उठाए मॉल से बाहर निकल आए। आसमान पर गहरे बादल छाए थे। बारिश किसी भी वक्त हो सकती थी। मम्मी का फ़ोन था? नेहा ने सवाल किया। नहीं, वासिक का, उन्होंने चलते चलते जवाब दिया। क्या मतलब, आप ऑफिस जा रहे हैं? इसने बिगड़ कर पूछा। जाना पड़ रहा है, एक अर्जेंट मीटिंग है। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उन्होंने बैग्स अंदर डाले। आपको पता भी है कि आज? हाँ, आज मेरी बेटी की 15वीं सालगिरह है और आज का पूरा दिन मुझे इसके साथ गुजारना चाहिए। इसकी बात काटकर वो मुस्कुराए और इसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। लेकिन क्या करूँ बेटा, बिजनेस का कुछ भरोसा नहीं होता। काम कभी भी कहीं से भी आ टपकता है। इनके चेहरे पर इत्मीनान था जबकि वो मुंह फुलाए बैठी थी। मुझे और मम्मी को पार्लर जाना था, इसने नरूठेपन से बताया। हाँ तो ड्राइवर के साथ भेज दूंगा तुम दोनों को। गोया ये कोई परेशानी वाली बात तो न थी, मगर नेहा के चेहरे पर साफ लिखा था कि वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी और इनकी मीटिंग हजम नहीं कर पाई थी। खैर वो जानते थे कि इसका मूड कब और कैसे ठीक होना था, इसीलिए पुरसकून बैठे रहे। इनकी सारी तवज्जो ड्राइविंग पर थी। उन्होंने मेन रोड से जाने के बजाय शॉर्टकट से जाना मुनासिब समझा, क्योंकि एक तो मेन रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, दूसरा मौसम ख़राब था। अगर रास्ते में बारिश शुरू हो जाती तो मसला खड़ा हो सकता था। इसीलिए वो शॉर्टकट से जा रहे थे कि मुमकिन था कि वो बारिश शुरू होने से कबल ही घर पहुंच जाते
وہ ایک تنگ سڑک تھی جس کے دائیں بائیں دیو ہیکل درخت تھے۔ آبادی نہ ہونے کے برابر تھی کیونکہ داہنی طرف جنگل تھا اور بائیں جانب درختوں کے پار پتھریلی زمین تھی۔ یہ راستہ کئی سال پہلے ان کے آنے جانے کے لیے مختص تھا، مگر اب تو وہ عرصہ دراز بعد یہاں سے گزر رہے تھے۔ کچھ پرانے چہرے اور بھولی بسری یادیں دل کے کینوس پر ابھرنے لگی تھیں۔ بارش شروع ہو گئی تو انہوں نے بھی رفتار بڑھا دی۔ گاڑی فراٹے بھرتی جا رہی تھی، تاہم سڑک ہموار نہیں تھی، اسی لیے کار کی اسپیڈ متاثر ہونے لگی۔ بارش زور پکڑ چکی تھی اور پھر یکا یک کار بند ہو گئی۔ وہ جھنجھلا اٹھے۔ کیا ہوا پاپا؟ نیہا گھبرائی۔ میں دیکھتا ہوں۔ انہوں نے باہر نکل کر گاڑی کا بونٹ کھولا اور اس پر جھک گئے۔ ہر طرف دبیز خاموشی چھائی تھی، صرف بارش کی تڑتڑاہٹ گونج رہی تھی۔ 2 منٹ بعد وہ آئے تو مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی تھی۔ ٹھیک ہو گئی گاڑی؟ نہیں، زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے جیب سے موبائل نکالا۔ وہ ڈرائیور کو کال کرنا چاہتے تھے لیکن سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اب انہیں صحیح معنوں میں تشویش لاحق ہو گئی۔ کیا ہوا پاپا؟ انہیں مایوسی سے موبائل ڈیش بورڈ پر ڈالتا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ہمیں یہیں بیٹھ کر بارش رکنے کا انتظار کرنا ہوگا، انہوں نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے اسے بتایا، مگر وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں جہاں سیاہ گھنگھور گھٹائیں کسی ناگہانی عفریت کی طرح اسے گھور رہی تھیں۔ دوپہر جیسے شام میں ڈھل گئی تھی۔ وہ سر تپا لرز اٹھی۔ پاپا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کپکپائی۔ ریلیکس بیٹا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے اس کے لرزتے ہاتھ تھامے اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرا سانس بند ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا شیشہ نیچے کر لیا۔ بارش کے منظور قطرے ان کے چہرے سے ٹکرانے لگے اور نیہا کے کپڑے بھیگ گئے۔ چنانچہ انہوں نے شیشہ چڑھا دیا۔ نیہا پھر بے چین ہونے لگی۔ موسلا دھار بارش میں پھنسے دونوں باپ بیٹی بے بس ہو گئے تھے۔ پاپا مجھے باہر جانا ہے۔ حبس سے اس کا دم گھٹ رہا تھا، چنانچہ اس نے دروازہ کھول دیا۔ تم بھیگ جاؤ گی، وہ اسے روکنا چاہتے تھے۔ میں کسی درخت کے نیچے کھڑی ہو جاؤں گی، ویسے بھی دائیں سمت درختوں کی قطاریں لگی تھیں۔ آخر کار وہ دونوں باہر نکل آئے اور تقریباً بھاگتے ہوئے ایک درخت کے نیچے آن رکے۔ سڑک پر جا بجا گڑھے تھے جہاں پانی جمع ہو گیا تھا۔ بارش کا شور بڑھ گیا تھا اور کثرت بارش سے جیسے زمین غرقاب ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا فون اٹھا لائے اور سگنل چیک کرنے لگے۔ کبھی سڑک کے کنارے چلے جاتے اور کبھی کسی درخت کی طرف بڑھ جاتے، گویا ٹہلتے ہوئے وہ سگنل بحال کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھے۔ نیہا چپ چاپ انہیں دیکھے گئی، پھر اس نے پلکیں موند لیں اور سر درخت سے ٹکا دیا۔ 1 2 3 4 5 سیکنڈ کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ وہاں نہیں تھے۔ اس نے سر دائیں بائیں گھمایا، وہ کہیں نہیں تھے۔ پاپا، اس نے ہانک لگائی۔ 1 گھڑی 2:45 بجا رہی تھی۔ ظاہر ہے اس موسم میں افتخار صاحب ان سے ملنے نہیں آ سکتے تھے، لہٰذا انہیں آفس کی طرف سے کوئی فکر نہیں تھی۔ 2 البتہ وہ موبائل پر سگنل لانے کے لیے ہاتھ کو مختلف سمت میں لے جا رہے تھے تاکہ گھر فون کر کے بنت زہرا بیگم کو اس تاخیر اور اپنی خیریت کے متعلق اطلاع کر سکیں، مگر بے سود۔ 3 وہ کلس کر رہ گئے، دھمیں تن گئیں اور چہرے پر ناگواریت ابھری۔ 4 انہوں نے مٹھی بھینچ کر درخت پر دے ماری اور موبائل جیب میں پھینکا۔ 5 مڑ کر دیکھا تو ہکا بکا رہ گئے۔ نیہا اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ نیہا بیٹا کہاں ہو؟ جواب نادارد۔ نیہا، وہ چیخے، آواز دور تک گئی، مگر وہاں صرف بارش کا شور تھا اور ہوا کی سرسراہٹ۔ نہ نیہا تھی اور نہ ہی اس کی آواز۔ کہیں دور، بہت دور کوئی گنگنا رہا تھا۔ ان کے کان بخوبی یہ آواز سن سکتے تھے۔ ویسے نیہا بہت ہی اچھا گاتی تھی۔ ممکن تھا کہ اس موسم کے سحر نے اس پر بھی کوئی جادو چلا دیا ہو اور وہ گانا گاتے ہوئے کہیں دور نکل گئی ہو، سو وہ آواز کی سمت بڑھنے لگے۔
وہ جیسے جیسے قدم بڑھا رہے تھے ویسے ویسے آواز قریب سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سن سکتے تھے، لفظ صاف اور واضح تھے۔ کہاں سے پھر چلے آئے یہ کچھ بھٹکے ہوئے سائے، یہ کچھ بھولے ہوئے نغمے جو میرے پیار نے گائے۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ نے جنگل میں ارتعاش پیدا کیا۔ وہ آگے جاتے رہے اور اندھیرا بڑھتا گیا، مگر ابھی تک آواز کے ماخذ تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ یہ کچھ بچھڑی ہوئی یادیں، یہ کچھ ٹوٹے ہوئے سپنے، پرائے ہو گئے تو کیا، کبھی یہ بھی تو تھے اپنے۔ نہ جانے ان سے کیوں مل کر نظر شرما گئی۔ بجلی چمکی تو لمحوں میں سارا جنگل روشن ہوا، مگر اگلے ہی پل آسمان پھر سیاہ ہو گیا۔ وقفے وقفے سے چمکتی بجلی کی روشنی میں کوئی انسانی ہیبلا نظر آیا تو وہ اسے نیہا سمجھ بیٹھے۔ نیہا، آگے مت جاؤ، وہاں خطرہ ہے۔ وہ بھولی داستاں ان کی دھاڑ پر کوئی گاتے گاتے رک گیا۔ اس کی زبان اور قدم دونوں تھم گئے۔ گلابی قمیض اور پاجامے میں ملبوس اس دوشیزہ کے دوپٹے کا ایک پلو زمین سے لگ کر میلا ہو رہا تھا اور خزاں رسیدہ پتے ساتھ چپک گئے تھے۔ اس کی گھٹنوں تک آتی سیاہ و غنی لمبی زلفیں ہوا کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہی تھیں۔ وہ اس کے قریب آ گئے۔ نیہا، پہلے پکارا اور پھر ششدر رہ گئے۔ جسے وہ نیہا سمجھ رہے تھے وہ کوئی اور تھی۔ کون؟ وہ اسے اچھی طرح جانتے تھے، مگر پھر بھی یہ ان کا وہم ہو سکتا تھا۔ بھلا وہ اور یہاں کیسے؟ آسمان کا جائزہ لے کر اس نے بھانپ لیا کہ بادل زمین کو نہلانے کے چکر میں ہیں۔ وہ بھاگ کر چھت پر گئی اور رسی پر جھولتے کپڑے اتارنے لگی۔ تبھی بارش کا پہلا قطرہ اس کے خوبصورت گال پر گرا اور دل کو بھگو گیا۔ وہ مسکرائی اور بھاگ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کی ریشمی زلفوں کی چٹیاں کمر پر ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی۔ اس نے کپڑے اندر رکھی چارپائی پر ڈالے اور پھرتی سے اپنے بال کھولنے لگی۔ چٹیا کے سب بال نیم گھنگریالے ہو رہے تھے۔ وہ بھاگم بھاگ باہر آئی، دروازے کے پاس جوتے اتارے اور کھلے صحن کے نیچے بازو پھیلا کر ہاتھوں پر بارش کے ٹھنڈے قطروں کو محسوس کرنے لگی۔ اسے بارش سے بہت محبت تھی۔ جب بھی بارش آتی وہ اس میں ضرور نہاتی تھی کہ یہ اس کے بچپن کی عادت تھی۔ سمو، اندر سے رخسانہ بیگم نے آواز لگائی۔ جی ماسی، اس نے آنکھیں کھولے بغیر جواب دیا۔ ارے سمو، اندر آ کے بیٹھ۔ بخار ہو گیا تو کون لے جائے گا تجھے ڈاکٹر کے پاس؟ ہلکا سا کھنکار کر وہ بولی۔ فیکے سے کہوں گی لے جائے گا، اس نے کہہ کر زبان دانتوں تلے دبائی۔ ہاں، جیسے تیرے ناز اٹھانے کے سوا اسے کوئی اور کام نہیں۔ اور ہاں، کچن میں بھی جھانک لے، قیمہ گل چکا ہو تو بھون لے ذرا۔ ماسی، فکر کیوں کرتی ہو؟ قیمہ پک کر ٹھنڈا بھی ہو گیا، بس اب روٹیاں ڈالنی باقی ہیں۔ اس نے اپنا آنچل لہراتے ہوئے ایک ادا سے کہا۔ صحن میں اٹھلاتی یہ معصوم کھلتی کلی اپنی جوانی کے جوبن پر رقص کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے جو بہت ہی حسین تھے اور ان کی تعبیر اس کے صبیح چہرے پر لالی بکھیر رہی تھی۔ تو پھر جلدی سے روٹیاں ڈال، فیکے کے آنے کا ویلا ہو گیا ہے۔ وہ اٹھ کر برآمدے میں چلی آئیں اور ایک نظر دروازے پر ڈال کر کہا، کیسے پکاؤں روٹیاں؟ تندور تو پانی سے بھرا ہے، اس نے جھومتے ہوئے بتایا۔ ارے کم عقل، توے پر پکا، ظاہر ہے اتنا میں جو برس رہا ہے، تندور نے تو خوب بننا ہی تھا۔ وہ چڑ گئیں۔ نہیں ماسی، تجھے پتہ ہے وہ قیمہ مٹر کے ساتھ تندور کی گرم گرم روٹی ہی کھاتا ہے۔ میں اللہ رکھا کو بلا کر لاتی ہوں، وہ نکڑ والے تندور سے روٹی لائے گا۔ وہ پور پور بھیگ چکی تھی، جوتے سے بے نیاز اس کے پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے، مگر وہ لاپرواہ بنی گھوم رہی تھی۔ اللہ سونیا خیر کمیں وسع، پتہ نہیں فیکا کیسے آ رہا ہوگا۔ انہیں فکر لاحق ہوئی، تاہم سمینہ کو صحن کے عین وسط میں جھومتے ہوئے دیکھ کر انہیں تاؤ آ گیا۔ ارے سمو، آ کے بیٹھ جا ادھر، دیکھ کیسے ہاتھ پاؤں نیلے پڑ گئے ہیں۔ کم بخت، چپل تو پہن لے، ننگے پاؤں پھرتی ہے، پیر جوں جوں بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہی حال رہا تو بازار سے تیرے ناپ کا جوتا ملنا اوکھا ہو جائے گا۔ اس کی بات پر اس نے فلک شگاف کہکا لگایا۔
ऐसी ढीठ औलाद न जाने किस मिरासी के हिस्से में आनी थी कि मेरे गले पड़ गई। इसकी उछल कूद देखकर वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई। बारिश का जोर टूट गया था, लिहाजा वो भागकर बरामदे में आई और दरवाजे के पास पड़ा जूता उड़सने लगी। गीले दुपट्टे को सर पर जमा कर वो बाहर को लपकी। किधर जा रही है? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। अल्लाह रखा को बुलाने। वो रुके बगैर इजलत में बोली। रुक कलमोही, करहत लहजा। अब क्या हुआ? वो उकताई। ऐसे जावेगी? हाथ से इसके सरापे की तरफ तवज्जो दिलाकर काटदार नज़रों से इसे घूरा। इसका लिबास गीला होकर बदन से चिपक गया था। अभी आ जाऊंगी, वैसे भी मैं कौन सा किसी दावत पर जा रही हूँ जो कपड़े देखूं। वो मिनमिनाई। खबरदार, खुद ही दावत नज़ारा बनी खड़ी है और कहती है कि कौन सी दावत पर जा रही हो। उन्होंने पहले इसे झिड़का, फिर इसकी नकल उतारी। कुछ नहीं होता मासी, कोई नहीं खाता मुझे। इसे जिद पर अड़ा देखकर उन्होंने झुककर हाथ नीचे किया जहाँ इनकी चप्पल रखी थी। वो मुंह बसूर कर उल्टे कदमों भागी। आइंदा अगर ऐसे बाहर निकली तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। आने दे फीके को, बताती हूँ तेरे लच्छन। इनकी सलवातें जारी और सारी थीं, ताहम वो कान लुपेट कर कमरे के दरवाजे के पीछे गायब हो गई। नीले रंग की तंग कमीज के साथ सफ़ेद पजामा पहने वो अप्सरा छोटे से फ्रेम शुदा दीवार गिर शीशे के सामने इस्तादा काजल लगा रही थी। इसकी गहरी स्याह आंखों में अलग ही चमक दिखाई देती थी। इसने सफ़ेद और नीले रंग का मैचिंग दुपट्टा कंधों पर फैलाया और बाहर निकल आई। देगची से कीमा और मटर का सालन निकाला, छाबी में रोटियां रखीं और घड़े से पानी का गिलास भरकर फीके के कमरे में आ गई। बान की चारपाई पर लेटा फीका किसी गहरी सोच में गर्क था। आने में कोई दुश्वारी तो नहीं हुई? इसने पूछा तो वो चौंका, मगर जवाब नहीं दिया। इसके उठकर बैठते ही इसने खाना पानी इसके सामने रखा और चारपाई की पायंती पर बैठ गई। तुम्हारी पसंद का कीमा मटर बनाया है, चख कर बताओ कैसा है। दुपट्टे का एक पल्लू उंगलियों में मरोड़ती वो शर्माई ले जाई दोशीज़ा इसके दिल की धड़कन थी। मुझे भूख नहीं है, इसने रुख फेर लिया। इतना लंबा सफ़र करके आए हो, मुझे लगा भूख तो तुझे ज़ोरों से लगी होगी। वो इसके चेहरे पर आते जाते साए देख रही थी। नहीं, खाना दफ्तर में ही पेट भरकर खा लिया था, इसलिए भूख नहीं है। तेरी पसंद का कीमा मटर बनाया है, वो रो देने को थी। चल तेरे कहने पर थोड़ा सा चख लेता है। इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए एक निवाला लेकर हाथ खींच लिया। समीना चुपचाप बर्तन उठाकर बाहर आ गई। आज पहली बार फीके ने इसके हाथ का कीमा मटर चट करने के बजाय यूं ही छोड़ दिया था। इसे लगा वो अपने टूटे दिल की करचियां ले जा रही थी। अंदर चारपाई पर लेटा फीका ये सोच रहा था कि आज पहली बार इसने समीना से झूठ बोला था। इसने खाना ऑफिस में नहीं बल्कि ऑफिस के मालिक अमीन चुफ्ताई साहब के घर खाया था, जो इनकी बेटी ने अपने हाथों से बनाया था। अमीन चुफ्ताई साहब की एक ही बेटी थी जिसका नाम बिनते ज़ोहरा था। वो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी मॉडर्न भी थी। अक्सर औकात वो अपने बाप के ऑफिस का चक्कर लगाती और कुछ वक्त वहाँ गुजारती। अलबत्ता पिछले कुछ अरसे से वो रोज़ यहाँ आ रही थी और वजह थी अमीन साहब का एक मुलाजिम जिसका नाम रफ़ीक था। रफ़ीक एक पसमानदा गांव से ताल्लुक़ रखने वाला गरीब लड़का था। इसने न जाने कैसे मेहनत करके पढ़ाई का खर्च उठाया था और अब बीए की मामूली सी डिग्री के साथ वो अब अमीन साहब के ऑफिस में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था। अमीन साहब ने इसे आज हद ईमानदार पाकर नौकरी दे दी थी और अब वो इसकी कारकर्दगी से मुतमईन थे। रफ़ीक जब पहली बार बिनते ज़ोहरा से मिला तो इसे बास की बेटी जानकर बेहद इज्जत से पेश आया। अलबत्ता बिनते ज़ोहरा की रोज़ बरोज़ बढ़ती दिलचस्पी और आँखों में छुपा मोहब्बत का पैगाम ज़्यादा दिन तक इससे मख्फी ना रह सका। एक दिन इसने हिजाब के सारे पर्दे चाक करते हुए इस पर अपनी पसंदीदगी ज़ाहिर कर दी। रफ़ीक ने इसे बताया कि वो ना सिर्फ मंगनी शुदा है बल्कि अपनी मंगेतर से बेहद मोहब्बत भी करता है, लेकिन इस पर तो जैसे जनीन सवार हो गया था। बेबाकी की इंतहा को छूते हुए
اس نے یہ بات اپنے باپ امین کو بتا دی اور جواباً انہوں نے اسے جھڑک کر رکھ دیا۔ رفیق ان کے آفس کا ایک قابل اعتماد اور ذہین ملازم تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اسے داماد بنا لیتے۔ رفیق اور ان کے طرز زندگی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ انہوں نے اسے سمجھایا کہ زندگی محبت کے سہارے نہیں گزرتی، بلکہ اسے جینے کے لیے سہولیات اور آسائشات کا ہونا بے حد ضروری ہے، جو کہ رفیق اسے کسی طور نہیں دے سکتا تھا۔ بنت زہرہ پر کسی نصیحت کا اثر نہ ہوا، وہ جیسے اندھی اور بہری ہو چکی تھی، اور ایک رات اس نے پاگل پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواب آور گولیاں پھانک لیں۔ امین صاحب کے وجود کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ انہیں اپنی لاڈلی اور دلاری بیٹی سے ایسی احمقانہ حرکت کی قطعی امید نہ تھی، اور تب مجبوراً انہوں نے رفیق کے سامنے دامن پھیلا دیا۔ رفیق تو گویا کشمکش کی دلدل میں پھنس چکا تھا۔ وہ ایک ایسے دوراہے پر آن رکا تھا جہاں اس کا دل کچھ اور کہتا تھا اور سامنے والا کچھ اور۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے محبت کی قربانی دے کر اس دیوانی لڑکی کو اپنا لینا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اگر وہ ایسا کرتا تو امین چغتائی صاحب اسے اپنے آفس سے نکال دیتے، اور پھر ایسی معمولی ڈگری کے ساتھ اسے دوبارہ کہیں بھی نوکری نہیں مل سکتی تھی۔ روزگار کا روگ محبت کے غم سے بڑا تھا۔ بنت زہرہ ایک ماہر باورچن تھی۔ اسے تقریباً ہر ملک کے کھانے پکانے آتے تھے۔ پچھلے 5 سال سے وہ مختلف ممالک سے کوکنگ کورسز کر رہی تھی۔ آج رفیق کو بطور خاص اس نے اپنے گھر پر مدعو کیا تھا۔ صبح سے نہ جانے کون کون سے لوازمات بنانے میں وہ خوار ہو رہی تھی۔ شام کو جب رفیق وہاں پہنچا تو سفید قلب شدہ شلوار سوٹ میں ملفوف وہ غضب ڈھا رہا تھا۔ بنت زہرہ پوری دنیا گھوم چکی تھی، مگر ایسا ڈشنگ لڑکا اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس کی گندمی رنگت پر باروب نقوش اس کے دل کے تار چھیڑ گئے تھے۔ کندھوں پر رومال ڈالے وہ خالص دیہاتی لگ رہا تھا۔ بنت زہرہ ہلکا سا ہنسی۔ رفیق نے اسے دیکھا تو ٹھہر سا گیا۔ منی اسکرٹ کے اوپر ٹاپ اس کی گداز بازوؤں کو اریاں کر رہا تھا۔ بیبی کٹ بالوں اور لائٹ میک اپ کے ساتھ وہ پرکشش لگ رہی تھی۔ رفیق کے ذہن میں سمینہ کا عکس لہرا گیا۔ گھٹنوں تک آتی قمیض، نیچے چست پاجامہ اور 6 گز لمبا دوپٹہ جو اس کی گھنیری زلفوں کو ڈھانپ لیتا تھا۔ دودھیا رنگت، سیاہ آنکھیں اور کھلتے لب، بلا شبہ وہ ملکوتی حسن کی ملکہ تھی۔ بیٹھے نا پلیز، اس نے کچھ جھجک کر کہا تو وہ خیالات کی دنیا سے باہر نکلا اور لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایسا شاندار گھر اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ تبھی امین صاحب وہاں چلے آئے۔ بنت زہرہ بہانے سے ادھر ادھر ہو گئی اور وہ دونوں باتیں بگھارنے میں مصروف ہو گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر آخری نگاہ ڈال کر وہ امین صاحب اور اسے بلانے چلی آئی، جو اس کے دل کا مکین تھا۔ پہلی بار رفیق نے چارپائی پر بیٹھنے کی بجائے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھایا تھا۔ ایسے لذیذ اور خوش ذائقہ پکوان تھے کہ وہ قیمہ مٹر بھول گیا تھا۔ اس نازک جان لڑکی کے ہاتھوں میں واقعی کوئی جادو تھا کہ وہ مرعوب ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ رفیق اور فیقہ ابھی 9 سال کا تھا جب اس سے 5 سال چھوٹی سمینہ اس کی ماں کی گود میں آ گئی۔ سمینہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی، جسے وہ پیار سے سمی بلاتا تھا۔ اس کا باپ ایک جواری تھا اور روز شراب پی کر وہ سمینہ کی ماں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتا تھا۔ آخرکار اس کے مظالم سے تنگ آ کر وہ ایک روز قبر میں جا سوئی اور اپنی 4 سالہ بیٹی سمینہ اور سمو کو اپنی بیوہ بہن رخسانہ کے پاس چھوڑ گئی۔ رخسانہ بیگم نے سمینہ کے پیدا ہوتے ہی اس کی نسبت اپنے بیٹے رفیق سے طے کر دی تھی، اور جوان ہوتے ہی یہ بات دونوں کے کانوں میں ڈال دی تاکہ کسی قسم کی لگی لپٹی کا اندیشہ نہ رہے۔ وہ دونوں اس رشتے سے نہ صرف بہت خوش تھے، بلکہ ان کے دلوں میں کچھ لطیف جذبات بھی تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ پل کر جوان ہو رہے تھے۔ دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈھیروں باتیں کرتے اور حتیٰ کہ تھک جاتے۔ رفیق کی سوچ اپنے گاؤں کے کڑیل جوانوں سے از حد مختلف تھی۔ اپنی غریبی کے بارے میں وہ جتنا سوچتا اتنا ہی کرتا رہتا تھا۔
लिहाजा इसने बाकी नौजवानों की तरह खेती बाड़ी और तिजारत का पेशा अपनाने के बजाय तालीमी इदारे में दाखिला ले लिया। जहाँ सब मर्द काश्तकारी और कश्ती में माहिर थे, वहीं वो किताबें खरीदकर इल्म हासिल करने की राह पर चल निकला था। और फिर देखते ही देखते इसने बीए कर लिया। गांव के लड़के इसे सताइशी नज़रों से देखते थे। फिर सोने पर सुहागा ये कि इसे शहर की एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी। इसके बदलते हालात और बदन पर उजले कपड़े देखकर सबको रश्क आता था। इसके ठाठ गांव के चौधरियों जैसे हो गए थे। दोशीज़ाएं इसकी सहर अंगेज शख्सियत पर आहें भरती और समीना से हसद करती थी। समीना भी तो अपने नाम की एक थी, ऐसी खूबसूरत मटियार के एक बार देखने वाला बार बार दीदार की ख्वाहिश रखता था। दोनों की जोड़ी चांद और सूरज जैसी थी। मगर एक रोज़ इसे गिरहन लग गया जब बिनते ज़ोहरा रफ़ीक की ज़िंदगी में किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह चली आई थी। चारपाई पर लेटे लेटे सोचों में गलता फीके को न जाने कब नींद आई। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया फीके, तू अपनी बचपन की मांग अपनी सम्मी को छोड़ देगा? रुखसाना बेगम अभी तक सदमे में थी। न जाने फीके को क्या हो गया था। शहर की हवा इसके हवासों पर पर्दा डाल चुकी थी। इसे भी दौलत की हवस लग गई थी। अम्मा तू जो चाहे समझ, मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। तू समझती क्यों नहीं? आखिर क्या रखा है इस गुर्बत में? ये 2 वक्त की रोटी का रोना और इस कदर महंगाई में ये खर्चे अब पूरे नहीं होते। ये घर देख, ये कच्ची दीवारें हमारी तंगदस्ती पर हंसती हैं। अम्मा ज़ोहरा मैडम से शादी हो गई तो दौलत आम हो जाएगी। तू पैसों में खेलेगी अम्मा, ऐश ही ऐश होंगे हमारे। सोच कर ही इसके मुंह में पानी भर आया था। इसकी ललचाई नज़रों से निगाह चुरा कर उन्होंने इसे लताड़ कर रख दिया। जिस गरीबी ने तुझे इस काबिल बनाया कि तू कमा सके, इसी गरीबी को कोस रहा है तू। जिस छत ने तुझे धूप और मेह से बचा कर रखा, इसकी कंधों पर भौंक रहा है तू। बहुत बदल गया है फीके, पैसों ने तेरे चाल चलन रंग ढंग बदल दिए हैं। तू पछताएगा, तू चंगा नहीं कर रहा मेरी धी सम्मो के साथ। इनके चेहरे पर कर्ब था और कमरे के दरवाजे से चिपकी समीना की आंखों में किरचियाँ खूब गई थीं। लहू टपक रहा था इसकी आंखों से भी और दिल से भी। कब सोचा था कि वो राह बदल लेगा? इसकी चाहत में कहाँ कमी रह गई थी जो वो किसी और औरत से निगाहें चार कर बैठा था। अंगारों पर लौटती समीना अपनी ख्वाहिशों और अरमानों के लुट जाने पर सीना को भी करती रही और वो हमेशा के लिए किसी और का हो गया। समीना बेवफाई की आग में झुलसती हिजर की दलदल में धंसती जा रही थी कि अचानक अम्मा भी इसे छोड़कर चली गई। अब इस कच्चे घर में जलती कुड़ती वो तन्हा रह गई। इस पर सितम ये कि इसके ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हुए रफ़ीक इसे शहर ले आया और इसकी यादों का मस्कन यानी गांव का कच्चा घर बेच दिया। फिर समीना भी इसके साथ रहने लगी, इस घर में जहां वो शादी के बाद बिनते ज़ोहरा के साथ क़याम पजीर था। ये घर इसे अमीन चुफ़दाई साहब ने तोहफे में दिया था और एक शानदार गाड़ी से नवाजने के साथ साथ इसे कंपनी का मैनेजर बना दिया था। रफ़ीक ये सब हासिल करके बहुत खुश था। इसकी आंखें दौलत की चमक से खैरा हो गई थीं। बिनते ज़ोहरा हकीकी मानों में इसके लिए कारून का ख़जाना साबित हुई थी। लिहाजा अब इसे किसी समीना से बिछड़ने का रंज ना था। समीना और बिनते ज़ोहरा का कोई मुकाबला नहीं था, मगर समीना फिर भी अपना मवाजना इससे करती तो ये तो कोई भी देखकर बता सकता था कि समीना ज़्यादा खूबसूरत और होशरुबा हुस्न की मलका थी। मगर खुद समीना को बिनते ज़ोहरा ज़्यादा हसीन लगती थी। इसे इस पर रश्क आता था। बिलाशुबा वो खुशनसीब थी, और क्यों ना होती, इसके पास फीका जो था। बिनते ज़ोहरा को इसका इतना खूबसूरत होना एक आँख नहीं भाया था, और यही वजह थी कि इसने रफ़ीक के कान खाना शुरू कर दिए कि वो जल्द अज जल्द इसकी शादी करके इसे पिया देश भेज दे। रफ़ीक ने भी 1-2 लड़कों का रिश्ता इसके सामने रखा, मगर इसने बेदर्दी से ठुकरा दिया क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी। फीके के लाख समझाने के बावजूद इसके कान पर जूं तक ना रेंगी, सो इसने भी बहस करना छोड़ दिया। स्याह जीन्स और सुर्ख शर्ट में
वो खासा जाज़बे नज़र लग रहा था। समीना की आंखें इस पर से हटने को तैयार ना थीं। इसका ये लिबास और ये रूप वो पहली बार देख रही थी। वो ऑफिस के लिए तैयार खाना खाने में मसरूफ़ था। समीना अपने हाथ खाने से रोक कर इसकी ज़ात में गुम थी। बिनते ज़ोहरा की नज़र इस पर पड़ी तो इसके तन बदन में आग लग गई। समीना जाकर देखो किचन में जूस तैयार हुआ कि नहीं। इसकी फनकार पर समीना की नज़रों का जाविया बदला और वो खज्जल सी हो गई। रफ़ीक ने भी इसे देखा और वो इस अहानत पर लाल हो गई। लंबे लंबे डग भरती वो किचन की जानिब भाग खड़ी हुई। आराम से बात किया करो, वो तुम्हारी नौकरानी तो नहीं है, धीमे और मसालियत आमेज़ लहजे में कहा गया। नौकरानी ही है वो, और इससे पहले कि रानी बनने के ख्वाब देखे मैं इसकी आंखें नोच लूँगी। वो जो तपी हुई थी भड़क उठी। किचन में खड़ी समीना का अजू अजू कान बना था। तुम गलत समझ रही हो ऐसा? खबरदार, मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। इसकी गुस्ताखियाँ अब हद से बढ़ रही हैं। तुम इसके लिए कोई रिश्ता देखते हो या फिर मैं खुद इसे कहीं ठिकाने लगा दूँ? अटल और बेबाक लहजे के साथ वो अपनी बेखौफ और किसी कदर फैली हुई आंखें इसके वजी चेहरे पर गाड़ती हुई बोली। वो एक खुदसर और हद धड़म बीवी थी जिसकी जिद के आगे शौहर की एक नहीं चलती थी। मैं देख रहा हूँ, तुम्हें इस मामले में पड़ने की ज़रूरत नहीं। बज़ाहिर इसका लहजा पुरसकून था, मगर इसके माथे पर लकीरों का जाल बिछ चुका था। नहीं फीके, मैं तेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती, समीना ने दो टोक लहजे में कहा। इसका दिल दोहाइयाँ दे रहा था। सम्मी, तू समझती क्यों नहीं है? ज़ोरा से अब तेरा यहाँ होना बर्दाश्त नहीं होता। इससे पहले कि वो तुझे उठाकर बाहर फेंक दे तो चुपचाप मेरी बातों पर अमल कर। किसी अमीर लड़के से शादी कर और घर बसा ले। वो इसी लहजे में बात कर रहा था जिसमें वो पहले कभी गांव में इससे किया करता था, वरना तो ज़ोहरा के साथ वो खालिस उर्दू बोलता था और दरमियान में कुछ जुमले अंग्रेज़ी में भी अदा कर देता था जो इसके सर के ऊपर से गुजर जाते थे। वो मुझे उठाकर बाहर फेंक देगी और तू देखता रहेगा। इसके अंदर बहुत कुछ टूटा था। क्या फीके के होते हुए कोई इसके साथ ऐसा सलूक कर सकता था? क्या वो इसके साथ ऐसा होने दे सकता था? इसका नादान दिल अब भी बेयकीनी की अथाह गहराइयों में गिरा खुश फहम हो रहा था। हालांकि जो शख्स दौलत की खातिर इसे छोड़ चुका था, दर हकीकत वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, बेबस हूँ। ज़ोहरा और इसके बाप के सामने इन दोनों के आगे मेरी नहीं चलती। हाँ, वो वाकई एक ऐसा मुलाजिम था जिसे दोनों बाप बेटी ने चंद आसाशात और पैसों के एवज खरीद लिया था। अगर तू चाहता है कि मैं ये घर छोड़ दूँ तो फिर मुझसे निकाह कर ले। मैं इस घर से चली जाऊंगी। ये इसके दिल की आखिरी ख्वाहिश थी जिसे लबों ने बिला तामुल इस तक पहुंचा दिया। जो बेवफा होकर भी इसकी ज़िंदगी के सारे फैसले करने का हक अपने पास रखता था। तू पागल वागल तो नहीं हो गई है क्या? वो खशमगी निगाहों से इसे घूरने लगा। क्या फ़र्क पड़ता है फीके, तुम दोनों की मुझसे जान छूट जाएगी और मुझे तू मिल जाएगा। तू भी खुश, मैं भी खुश। वो पागल ही तो हो गई थी इसकी मोहब्बत में। ऐसा कभी सोचना भी मत। इन दोनों बाप बेटी को अगर पता चल गया तो वो हशर करेंगे कि सारी उम्र याद रखेगी। तो वो इससे ज़्यादा खुद को डरा धमका रहा था। देख फीके, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे वरना तेरी सम्मी मर जाएगी। इसके हाथ अपने हाथों में लेकर इसने दिल गिरफ्तगी से कहा। मैं मजबूर हूँ सम्मी, कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए। मुझे भूल जा और किसी अच्छे लड़के के साथ घर बसा ले। इसका दिल कुछ नरम पड़ा। आखिर एक उम्र इसने इस महजबी को चाहते हुए गुजारी थी। अलबत्ता अब बाजी इसके हाथ से निकल गई थी। अब वो वाकई मजबूर था। मैं सारी उम्र तेरी एहसानमंद रहूँगी फीके। मुझसे निकाह कर ले फीके, मुझसे निकाह कर ले। वो इसके कदमों में गिरकर रो रही थी कि बिनते ज़ोहरा वहाँ चली आई। कुछ और इसे सुनाई दिया था या नहीं, मगर ये आखिरी बात इसने बखूबी सुनी थी। क्या बकवास है ये? वो धाड़ी तो रफ़ीक हवास बाख्ता हो गया और समीना भी डर सी गई। आंसू पोंछकर वो उठ खड़ी हुई। इसे अपने शौहर बल्कि जागीर पर कब्जा करते देखकर इसका दिमाग घूम गया। फिर इसका हाथ उठा
اور سمینہ کے نازک گال پر نشان چھوڑ گیا۔ بدذات لڑکی، تمہیں میں نے اپنے گھر میں جگہ دی اور تم میری ہی خوشیوں پر ڈاکہ ڈالنے پر تلی ہو۔ اس کی آنکھوں سے انگارے لپک رہے تھے اور غصہ تو گویا سوا نیزے پر تھا۔ رفیق بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ بیوی کا ایسا غلام تھا جس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی۔ میرے شوہر سے اس لہجے میں بات کرنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ اوقات ہی کیا ہے تیری؟ 2 ٹکے کی لڑکی، وہ اسے لفظوں سے ہی چیر پھاڑ دینا چاہتی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس زبان دراز لڑکی کا منہ نوچ لیتی جو اس کے شوہر کو چاہنے کا گناہ کر بیٹھی تھی۔ آج شام تک اس کا بندوبست کرو ورنہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی گھر سے نکال دوں گی، شہادت کی انگلی دکھا کر اسے وارن کرتی ہوئی بنت زہرہ کا مزاج آج آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ سمینہ آنسو پیتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور رفیق ایک بار پھر بنت زہرہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بناوٹی خوشامد کرنے لگا۔ تاہم اسے اس بار بہلانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ سمینہ کے پاس 2 چیزیں عروج پر تھیں، جوانی اور خوبصورتی، اور کسی بھی مرد کو بہکانے کے لیے یہ دونوں چیزیں کافی ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ رفیق اس کے جھانسے میں آتا، بنت زہرہ کو جلد از جلد اس لڑکی کو یہاں سے دفن کرنا تھا۔ اگلے روز اس کا نکاح طے کر دیا گیا۔ بنت زہرہ تو بلا تاخیر اس بلا کو سر سے اتار پھینکنا چاہتی تھی، مگر لوگوں کے سامنے اسے اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا، لہٰذا 2 دن بعد کی تاریخ رکھی گئی۔ لڑکا جس کا نام زارون تھا اس کی اپنی سوسائٹی کا تھا اور اچھا خاصا امیر تھا، جو سمینہ کو دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گیا تھا۔ بس پھر آنن فانن بات طے ہو گئی۔ رفیق بھی مطمئن ہو گیا کہ اس سے اچھا لڑکا سمینہ کو کبھی مل ہی نہ سکتا تھا۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا جب سمینہ نے اس عالیشان گھر پر 4 حرف بھیج کر باہر کی راہ لی تھی۔ اس کا رخ آبادی سے کچھ دور اس جنگل کی طرف تھا جسے آتے جاتے وہ کئی بار دیکھ چکی تھی۔ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا تھا، فیکا اب اس کا نہیں رہا تھا۔ وہ بنت زہرہ کا شوہر رفیق بن گیا تھا اور اسے کسی ایسے شخص سے بیاہ رہا تھا جسے وہ دیکھ کر بھی راضی نہیں تھی۔ اسے نہیں چاہیے تھے یہ بڑے گھر، گاڑیاں اور شان و شوکت کی زندگی۔ اسے تو بس فیکا چاہیے تھا جو بان کی چارپائی پر بیٹھ کر مٹر قیمہ کھاتے ہوئے اس کی تعریف میں قصیدے پڑھا کرتا تھا۔ تقدیر نے اتنی بےرحمی سے ٹھوکر ماری تھی کہ وہ زمین چاٹنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اب تو اس کا ارادہ اس سے بھی 6 فٹ نیچے جانے کا تھا۔ ہاں، وہ مرنے جا رہی تھی، خودکشی کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ ایسی زندگی جہنم سے بدتر تھی جس میں سانسیں تو تھیں مگر فیکے کا ساتھ نہیں تھا۔ سمی گہری کھائی کو دیکھتی نظریں سپاٹ تھیں اور تبھی کانوں نے یہ آواز سنی، سمی باولی ہو گئی ہے کیا؟ دیکھ مجھے تنگ نہ کر، واپس آ جا۔ ہانپتا ہوا یہ رفیق ہی تھا، غالباً وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ سمی مت کر ایسا، نہ امتحان لے میرا اور اپنا، میں تجھے آج بھی اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا کہ پہلے چاہتا تھا، مگر تو میری مجبوری سمجھ، میں تیری خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ جنگل میں پھیلی بوجھل سی خاموشی میں اس کی آواز گونج رہی تھی، زارون اچھا لڑکا ہے، تجھے بہت خوش رکھے گا۔ مجھے خوشیاں نہیں تو چاہیے فیکے۔ وہ چیخ کر گویا ہوئی کہ آخر اسے اس کی بات سمجھ کیوں نہیں آتی تھی۔ ہوش سے کام لے سمی، برباد مت کر خود کو، بس ایک بار نکاح کر لے مجھ سے۔ اللہ کی قسم میں ساری زندگی تجھے اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، چلی جاؤں گی تیری زندگی سے۔ تو خوش رہنا زہرہ کے ساتھ، اس نے آخری بار التجا کی۔ نہیں، میں تجھے تیرے گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سکھی رہے۔ وہ مسلسل اسی بات پر اڑا ہوا تھا۔ ایک فیکے کی دل جلانے والی باتیں سن کر اس کی غزالی آنکھوں کے سارے دیپ بجھ گئے۔ 2 اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ 3 اعصاب چٹکنے لگے۔ 4 رگوں میں خون کی جگہ شرارے دوڑ اٹھے۔ 5 سفاکیت کی حدیں پار کرتے ہوئے اس نے گہری کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ سمی، وہ چلایا مگر سننے والی زندہ نہیں رہی تھی۔ سمینہ مر چکی تھی
और बिन्ते ज़ोहरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये ज़्यादा अच्छा हो गया था, क्योंकि अगर इसकी शादी भी हो जाती तो फिर भी साल या 6 माह बाद ही सही, मगर वो रफ़ीक के सामने आती ज़रूर। वो नहीं चाहती थी कि रफ़ीक और समीना कभी दोबारा मिलें, क्योंकि मुमकिन था कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर रफ़ीक का दिल इसके हक़ में बोल उठता, या फिर इसका ज़मीर इसे एहसास-ए निदामत के कचोके लगाता। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होना था। सो इसकी मौत से बिन्ते ज़ोहरा की जान खुलासी हो गई थी। फिर अल्लाह ने दोनों को बेटी जैसी रहमत से नवाजा, जिसका नाम रफ़ीक ने समीना रखना चाहा, मगर यहाँ भी बिन्ते ज़ोहरा ने इसकी एक न चलने दी और अपनी मर्ज़ी से इसका नाम नेहा तजवीज़ किया। बहरहाल दोनों बहुत खुश थे। वक्त पर लगाकर उड़ता चला गया और समीना एक याद बनकर रह गई। रफ़ीक के लिए नेहा की ख्वाहिशें और इसकी ज़िंदगी अब पहली तरजीह हो गई। बेटी की तरबियत की फ़िक्र और गर्दिश दौरा ने बिन्ते ज़ोहरा को भी नरम कर दिया। इसका गरूर और तंतना रफ्ता रफ्ता ख़त्म होने लगा। इनका घर अब जन्नत था और दुनिया मुकम्मल थी, लेकिन ये फ़ानी थी, इसे बाकी नहीं रहना था। और ये बात समीना बहुत जल्द इन्हें समझाने वाली थी। सम्मी अरसा दराज बाद इनके सामने थी। यकीन नहीं आता था ये बिल्कुल वही जगह थी जहाँ से कूदने पर इसकी मौत हुई थी। इस घने जंगल में बरसों बाद रफ़ीक साहब इसे देखकर साकित व जामिद रह गए थे। वो आबला पार थी, फिर भी चली जा रही थी। इसके लब फड़फड़ा रहे थे। उम्मीदों के हंसी मेले, तमन्नाओं के वो रेले, निगाहों ने निगाहों से अजब कुछ खेल थे खेले। वो मुसलसल इसका पीछा कर रहे थे। इसकी रफ्तार सुस्त थी, जबकि वो तेज़ तेज़ कदम बढ़ा रहे थे, मगर फिर भी इस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। हवा में जुल्फ़ लहराई, नज़र पे बेखुदी छाई, खुले थे दिल के दरवाजे, मोहब्बत भी चली आई। तमन्नाओं की दुनिया पर जवानी छा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नज़र के सामने घटा सी छा गई। सम्मी। और फिर बरसों बाद इनकी ज़बान पर वो नाम आ ही गया जिसे बीवी के डर से उन्होंने कभी अदा नहीं किया था। समीना रुक गई, इसे रुकना ही था। इसकी दीमक ज़दा मोहब्बत इसके पीछे खड़ी थी। आज इसे सारे हिसाब बेबाक करने के लिए रुकना था। बादल गरजे और बिजली झलक दिखलाकर छुप गई। समीना ने मुड़कर देखा और इसी लम्हे बिजली फिर से चमकी। रफ़ीक साहब इसे देखकर लड़खड़ा गए। आध जले और गले सड़े चेहरे पर आंखों की जगह 2 गड़े थे। गाल के तिल की जगह गोश्त उधड़ा हुआ था। रंगत बिल्कुल स्याह थी। इनका कलेजा उछलकर हलक में आन टिका। 2 आ ना, रुक क्यों गए? पता है फीके, मैं बरसों से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। वो मुड़कर इसकी तरफ आने लगी। रफ़ीक साहब उल्टे कदमों चलने लगे। ये सच नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं। इनका पाँव एक पत्थर से टकराया और वो धड़ाम से गिर गए। हाथों की मदद से वो पीछे को रेंगने लगे। बदन शिद्दत खौफ और दहशत से लरज़ रहा था। कनपट्टी से पसीने की लकीरें फूट पड़ी थी। समीना अपनी तमाम तर सफाकियत समेत इनके रूबरू थी। आज इसका इंतकाम पूरा होना था। 3 मुझे माफ़ कर दो, रहम करो मुझ पर। वो इन पर झुकी तो वो कपकपा उठे। तूने रहम खाया था मुझ पर, वो गरजी। सम्मी वो गिड़गिड़ाए। 4 मर गई सम्मी, तेरे सामने सिर्फ मौत खड़ी है, तेरी मौत। कहते ही इसने लंबे नाखून इनके पेट में घुसा दिए। खून इनके कपड़ों को सुर्ख करने लगा, अलबत्ता इनकी सांसें अभी तक चल रही थीं। 5 फिर इसने बेरहमी से इनकी गर्दन मरोड़ डाली। पापा कहाँ हैं आप? नेहा के आसपास दरख्त ही दरख्त थे। दूर दूर तक न बंदा था न बंदे की ज़ात। रफ़ीक साहब अभी इसके सामने थे और मोबाइल पर सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे थे। फिर अचानक इन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया था। वो हरासा सी आगे बढ़ती रही। शायद बारिश रुक गई थी या फिर दरख्तों के झुंड के सबब ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसे दूर से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आई। शायद कोई गाना गा रहा था, मगर इस वक्त, और वो भी इस घने जंगल में,
वो आवाज़ का पीछा करते हुए इस सिमत दौड़ी। कौन है वहाँ? किसी ने सुना ही नहीं। जो भी था अपनी मस्ती में मस्त सिर्फ गा रहा था। नेहा ने महसूस किया कि आवाज़ जिनाना थी, मतलब वहाँ कोई लड़की थी जिसे गाना गाने का शौक चढ़ा था। और हाँ, शायद रफ़ीक साहब भी वही थे। इन्हें गाना सुनने का शौक था और वो अक्सर ऐसी महफिलों में जाते जहाँ गुलकार आवाज़ों का सहर बिखेरते थे। वो इससे भी गाना बहुत शौक से सुनते थे। वो शीरीं आवाज़ों के दिलदादा थे। ये आवाज़ भी सुरीली थी, सो मुमकिन है वो गाना सुनने की खातिर रुक गए हों। बहुत देर तक चलते रहने के बाद भी वो इस आवाज़ तक नहीं पहुंच पाई। अलबत्ता इसके करीब ज़रूर हो गई थी। बड़े रंगीन ज़माने थे, तराने ही तराने थे, मगर अब पूछता है दिल, वो दिन थे या फसाने थे। सुनो, कौन हो तुम? वो इसके रेशमी दुपट्टे की झलक देख चुकी थी। यकीनन वो एक दिलकश हसीना थी। नेहा को इसे देखने का इश्तियाक हुआ। बात सुने वो मुस्कुराई कि कैसी अजीब लड़की थी, जो कि सुनने के बावजूद अनसुनी करती। नीम मुर्दा कदमों से चलती ही जा रही थी। फ़कत एक याद है बाकी, बस एक फरियाद है बाकी। वो खुशियाँ लुट गईं लेकिन दिल बर्बाद है बाकी। कहाँ थी ज़िंदगी मेरी, कहाँ पर आ गई। बहुत ही दुखी लड़की लगती थी। न जाने इसके साथ क्या हुआ था, क्या खबर इसकी कहानी क्या थी। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। नज़र के सामने घटा सी छा गई। एक यकलख्त वो रुक गई। नेहा इसे ही देख रही थी। फिर जब वो मुड़कर इसकी तरफ आई तो नेहा की रूह फना हो गई। इसकी आंखें खौफ से फट गईं, चीखें हलक में फंस सी गईं। वो पीछे हटी और अंधाधुंध भागने लगी। दोस्त समीना कह के लगा रही थी। इसकी शैतानी और मकरू हंसी इसे सुनने की कुव्वत से महरूम करने की सलाहियत रखती थी। इतने लंबे और तवील कह के इसका दिल फटने लगा, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी। वो भागती रही। 3 समीना हवा के झोंके की तरह इसके पीछे लपकी और इसके खौफ से हिचकोले लेते वजूद से टकरा कर गुम हो गई। 4 सुबक रवि से दौड़ती नेहा झटके से रुकी और इसके सारे बाल चेहरे पर घूंघट बन गए। हवाओं की सरसराहट बढ़ गई जो इसकी जुल्फ़ें हटाने की नाकाम कोशिश थी। इसकी गर्दन झुकी हुई थी। वो बिल्कुल नमक का मुजस्मा बनी खड़ी थी। बदन में ज़रा सी लर्जिश भी ना थी। 5 एक झटके से इसने सर उठाया। बाल पीछे की तरफ उड़ने लगे। इसके चेहरे का गोश्त उधड़ चुका था। आंखों की जगह 2 गड्ढे थे। इसने कहका लगाया, ऐसा लंबा कहका कि जंगल के सारे पंछी घोंसलों में फना होने लगे। इसकी हंसी का दौरानिया तवील था और इसकी गूंज आसपास की आबादियों में भी महसूस की जा सकती थी। मौसम इतना ख़राब था कि शाम के 6 बजे भी आती रात का सा समा बंध गया था। बिनते ज़ोरा बेगम घर के लाउंज में चकराती हुई दोनों बाप बेटी की मुंतज़िर थीं। ना इनका फ़ोन लग रहा था और ना ही वो अभी तक लौटे थे। नेहा की सालगिरह की तकरीब शुरू होने में 2 घंटे बाकी थे। इन्हें पार्लर भी जाना था। केक कब का तैयार करके वो खरीज कर चुकी थी। सारे काम निबट गए थे, बस अब उन्होंने तैयार होना था। मगर वो दोनों थे कि आकर ही नहीं दे रहे थे। आधा घंटा हो चुका था बारिश को रुके हुए। वो अगर कहीं फंस भी गए थे तो अब तक तो इन्हें पहुंच जाना चाहिए था। हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी। वो झुंझुला कर किचन में चली आई। वहाँ पानी पीकर खुद को पुरसकून किया और एक बार फिर इनका नंबर डायल करने लगी। रफ़ीक साहब का फ़ोन बंद जा रहा था। उकताकर उन्होंने मोबाइल फ्रीज़र पर फेंक दिया और बाहर आ गए। इनका इरादा गाड़ी लेकर खुद इन्हें ढूंढने जाने का था, मगर अचानक ही नेहा इनके सामने आ गई। नेहा, वो इसकी हालत देखकर सकते में आ गई। इसके कपड़े कीचड़ ज़दा थे, चेहरा पुस मुर्दा था और आंखें बेरौनक। बेटा क्या हुआ, तुम अकेली इस तरह से क्यों? पापा कहाँ हैं? इनका दिमाग किसी अनहोनी की गवाही देने लगा। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और दिल किसी खुश्क पत्ते की मानित कांपने लगा।
एक नेहा का रूप बदलने लगा। रंगत गहरी स्याह हुई और हत्ता के जल गई। फिर आंखों की जगह 2 गड्ढे नमूदार हो गए। 2 इससे पहले कि वो संभलती, इसने एक झटके से इनकी गर्दन दबोच ली। गिरफ्त सख्त हुई तो इनकी आंखें बाहर को उबल आईं। नेहा वो बोल नहीं पा रही थी, गले के साथ आवाज़ भी घुट गई थी। 3 फिर उन्होंने नेहा को समीना के रूप में आते देखा और इनके रोंगटे खड़े हो गए। वो अभी तलक इसका गला भींचे खड़ी थी। 4 नौकरानी ही है वो, और इससे पहले कि वो रानी बनने के ख्वाब देखे, मैं इसकी आंखें नोच लूँगी। समीना के कानों में अरसा दराज कबल इनका कहा गया जुमला गूंजा तो इसने अपने लंबे नाखूनों से इनकी आंखें नोच डाले। वहाँ बिनते ज़ोरा बेगम की दिलदोज़ चीखें सुनने वाला कोई ना था। 5 इनके मुंह से खून उबलने लगा और गर्दन एक तरफ ढलक गई। समीना ने किसी नापाक शय की तरह इन्हें छोड़ा तो वो फर्श पर बिखर गई। समीना एक तवील कहका लगाने के बाद फ्रीज़र की तरफ आई तो वो नेहा की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। इसने फ्रीज़र से केक निकाल कर मेज़ पर रखा और छुरी से काटने लगी। एक टुकड़ा काट कर कांटे की बजाय छुरी में फंसाया और मुंह में रख दिया। तेज़ धार छुरी ने इसकी ज़बान काट दी। खून रिसने लगा जिसे वो पी गई। होठों के किनारे से बहता खून कटी हुई ज़बान से चाटने के बाद वो दोनों हाथों से केक नदीदों की तरह खाने लगी। नेहा अपने कमरे में आई और दराज का आईने के सामने खड़ी हो गई। मेरे कपड़े इतने गंदे क्यों हो रहे हैं? मासूमियत की हदों को छूती नेहा ने मुंह बसूर कर आईने में खुद कलामी की और फिर इसका कहका फूट पड़ा। एक इसका सर पीछे को गिरा था, यानी आंखें छत से टिकाए वो मुंह फाड़े कहके लगा रही थी, लंबे और तवील कहके जो इंसानी कान किसी तौर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। 2 यकलख्त वो रुकी, 2 कदम आगे आई, हाथ में पकड़ी छुरी को देखा और इस पर प्यार से उंगलियां फेरते हुए गुनगुनाने लगी। वो भूली दास्तान लो फिर याद आ गई, नज़र के सामने घटा सी छा गई। 3 इसके चेहरे से शैतानियत टपक रही थी। इसने आईने में खुद को देखा, वो नेहा थी। 4 इसने छुरी वाला हाथ उठाया और गर्दन को हल्का सा ऊपर उठाकर वो मुस्कुराई। अगले ही पल वो छुरी वाला हाथ इसकी शेरक काट चुका था। 5 नेहा बेजान होकर ज़मीन पर गिर गई और समीना वहीं खड़ी रही। रफ़ीक साहब और इसके घर वालों से वो बदला ले चुकी थी। अमीन चुगताई तो कब के इस दुनिया से जा चुके थे और अगर ज़िंदा भी होते तो आज उन्होंने मर ही जाना था। समीना अब वहाँ से जा रही थी। रफ़ीक हाउस में मौत अपना आप मनवा कर, दुनिया फ़ानी है के नगमे गा कर सबको अबदी नींद सुला गई थी। दीवारों के पार किसी जंगल में गुम होती समीना के लब मातम कुना थे। वो भूली दास्तान लो फिर याद आ गई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों से और अपने मिलने जुलने वालों से शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।